हैव बीन अंडर दिस इम्प्रेशन। और हमेशा ध्यान रखना है, जब बेसमेंट को लेके हमें खूब आजकल नाराजगी है, ठीक है होनी चाहिए, हम एकदम सहमत हैं कि बेसमेंट सील हो जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली की मेट्रो बेसमेंट में चलती है, अंडरग्राउंड ही चलती है, पालिका बाजार बेसमेंट में ही है, दिल्ली के लगभग हर मॉल में बेसमेंट में बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ लाखों लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो बेसमेंट्स हैं ठीक तरीके से बनाई गई हैं। और कमर्शियल मॉल की तरफ से हमें ये बार बार आश्वासन मिला कि वो बेसमेंट उसी तरीके से बनी हुई है, और उन्होंने कहा कि हमने डीडीए में अप्लाई किया है कि हमें कमर्शियल एफएआर में इसका एनओसी मिले। अगर कमर्शियल एनओसी मिल जाता, एनओसी क्यों नहीं मिल रहा? डीडीए का मानना है कि ये काम एमसीडी का है, एमसीडी का मानना है कि काम डीडीए का है। एमसीडी ने कई पत्र डीडीए को लिखे, डीडीए ने कई पत्रों में जवाब एमसीडी को दिया, और यहां तक कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। पिछली मीटिंग में हाई कोर्ट में डीडी ने पहली बार ये कहा कि हम एमसीडी को राइट्स दे रहे हैं, और अब एमसीडी जो कल हियरिंग होने वाली, शायद उसके बाद हमें वैसे भी इशू करती, या तो परमिशन मिल जाती या वो इशू करती कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, तो हम छोड़ते उसको। मतलब बेसमेंट होने मात्र से चीजें जैसी फैल जाती हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उस बेसमेंट का पूरा लेआउट स्ट्रक्चर एमसीडी को हमने सबमिट किया हुआ है, डीडीए को सबमिट किया हुआ है, फायर डिपार्टमेंट को सबमिट किया हुआ है एनओसी के लिए कुछ महीने पहले। अब तक वहां से रिजेक्शन भी नहीं आया उसका, और उसमें 7 फायर एग्जिट्स बड़े बड़े, वो सब उसमें नक्शे में है, और नक्शे में नहीं है, वो रियलिटी में भी है। सर आपने अभी एक बात बोली, लेकिन इसके बावजूद पिछले 3 दिन में जो घटना घटी, उसे देखने के बाद मुझे एहसास है कि ये केयरलेसनेस थी, हमारे दिमाग में बात कभी नहीं आई। और मैं आपके चैनल पर बड़ा खुल के कह रहा हूं कि परमिशन कभी भविष्य में मिल भी गई तो भी हम बेसमेंट में काम नहीं करेंगे, मैं इसका भरोसा आपको दे रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं पूरी दिल्ली में एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में ना चले, और ऊपर भी चले। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराजगी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूं। तो बच्चों की नाराजगी जायज है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराजगी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इतना गुस्सा मुझ पर किया। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज ज्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। तो सबकी अपनी बड़ी वजह है। जैसे आजादी की लड़ाई में वजहें सबकी अपनी अपनी थी, उन सबका नाम था आजादी, अंग्रेजों से मुक्ति। तो इस मामले में भी वजहें सबकी अपनी अपनी हैं, लेकिन सबके पास एक सुविधाजनक नाम है कि उसको गाली दो, कुछ वर्चुअल मॉब लिंचिंग जैसा करो, और सुख भी मिलता है। जब हम किसी को गाली देते हैं तो सुख तो मिलता ही है। तो सब इसलिए पीछे पड़े हैं, सबकी अपनी अपनी वजह हैं। लेकिन ठीक है, जब यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने मुझे प्रसिद्धि दी पिछले 3-4 साल में, मुफ्त में इतनी सारी प्रसिद्धि मिली, तो क्या होता है कि जब कुछ मिलता है तो हमें लगता है कि हम डिजर्व करते थे, और जब कुछ विपरीत होता है तो हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो जिस तर्क से लोगों ने इतना स्नेह दिया, उसी तर्क से लोगों ने इतनी नाराजगी मुझ पर उड़ेली। लोग एकदम ठीक हैं, गुस्सा एकदम जायज है,
पर मेरी अपनी वजह है कि मैं इतना लेट क्यों हुआ। दूसरा सवाल आपका ये है कि मैंने इतने समय तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। इसकी दो वजह हैं। एक तो मेरा स्वभाव, क्योंकि मैं भावनात्मक मामलों में बहुत मुखर और एक्सप्रेसिव नहीं हूं। 3 बच्चों की डेथ हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई। उस दिन से मेरे घर में हम लोग, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो पिछले 2 दिन में हो रहा है उससे मुझे परेशानी लगभग नहीं के बराबर है। सारे चैनल्स मेरे पीछे पड़े हैं, इससे मुझे परेशानी नहीं के बराबर है। मेरे परिवार में लोग अचंभित भी रहते हैं कि मैं इतना सामान्य कैसे रह लेता हूं। मुझे ज्यादा चिंता दूसरी बात की है कि 3 दिन से हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूं, नींद के नजदीक पहुंचता हूं, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, 1-2 सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे। पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पे चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है, और वो दुख है। तो ऐसे दुख में उनके पेरेंट्स को मैं जानता नहीं हूं, मैं उनसे कैसे अपनी बात कहूं, कैसे उनसे मिलूं। दूसरा, जो विद्यार्थी इस समय आंदोलन में हैं, उनकी सारी बातें जायज हैं, लेकिन वो जिस उम्र में हैं, जिस गुस्से में हैं, थोड़ा सा ये भय भी होता है कि अगर हम जाके बात भी करें तो उस समय वो पूरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अच्छी बात है कि आज ऐसे 3-4 बच्चों से मेरा मिलना हुआ है। मैं भी एक मीटिंग से आ रहा हूँ, एलजी साहब ने बुलाई थी मीटिंग, उसमें कुछ बच्चे भी आए हुए थे और कई इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स भी थे, दिल्ली सरकार के आला अधिकारी भी थे, डीडीए से, एमसीडी से, फायर डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के वो भी थे। तो वहां थोड़ी सी बच्चों से मेरी, मतलब 1-to-1 नहीं, लेकिन हाँ मीटिंग के दौरान बातें हुई। अब मुझे लगता है कि वो सहजता है। हो सकता है कि मैं आज या कल में बच्चों से मिलूंगा। आपको हो सकता लगे कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मैं खुल के ये बात कह रहा हूं। बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में जितनी शिद्दत से हम कोशिश करते हैं, मुझे भरोसा है कि वैसी शिद्दत कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर आप चाहेंगे, मैं भी आपको अपने व्हाट्सएप में एक चीज दिखाऊंगा। हमारे पास एक, आप, मुझे नहीं पता बाकी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, मैं अपना बता रहा हूं आपको। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, क्योंकि हमने 1.5 साल पहले एक डिविजनल हेड रैंक का ऑफिसर बनाया अपनी कंपनी। डिविजनल हेड हमारे यहाँ सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है, जो केवल सेफ्टी देखेगा बिल्डिंग्स की। उसका एक ही काम था, बिल्डिंग की सेफ्टी देखना। जनवरी 2023 में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं उसका मेंबर हूं। उस ग्रुप का काम क्या है, 16 पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है कि मैंने चेक कर लिया है कि सारे दरवाजे खुले हैं, फायर एग्जिट साफ है, उसमें कोई बाधा नहीं है, छत के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई इमरजेंसी होने पर बच्चे बाहर निकल सकते हैं। सब 16 पॉइंट्स हैं उसमें। ये 16 के 16 पॉइंट्स पे हमारी हर बिल्डिंग के बिल्डिंग इंचार्ज को रोज, ये मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूं, रोज की बात कर रहा हूं, एक अपडेट डालना होता है कि मैंने ये सारे 16 पॉइंट चेक कर लिए हैं, ये सारे ठीक हैं, अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। ये रोज होता है। आप अगर व्हाट्सएप में देखना चाहेंगे, इसके बाद देखिएगा। और ये हर बिल्डिंग के लिए रोज होता है। इसके अलावा 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, 2 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई मई के अंत में, एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम ही है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर। उनका काम क्या है, वो 14 साल से बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में, एम्बियंस जैसे मॉल में फायर एंड सेफ्टी काम कर चुके हैं। वो दृष्टि के पेरोल पे हैं। उनका एक ही काम है कि सारी बिल्डिंग्स का ऑडिट करना और जहां जरा भी दिक्कत है सेफ्टी के मामले में उसको ठीक करना। उनके अंडर हमने फायर मार्शल्स नियुक्त किए हैं अपनी बिल्डिंग्स में, ताकि कभी फायर की दिक्कत आए तो नॉर्मल स्टाफ ट्रेंड है। हमारा नियम है कि जब भी कोई स्टाफ ज्वाइन करता है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, 7 दिन के अंदर उसकी फायर ट्रेनिंग होती है। और इसके अलावा अब हम फायर मार्शल्स हर बिल्डिंग में अपॉइंट करें ताकि कभी फायर हो जाए, क्योंकि वो ट्रेन है, बहुत ज्यादा सीख के आए हैं,
तो वो तुरंत आग बुझा देंगे, जबकि बाकी लोग शायद उतना तुरंत ना बुझा सके। हर क्लासरूम, हर ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर्स हमने लगा रखे हैं जो लगातार रिफिल होते हैं। मैं चाहूंगा कि भी आपको मौका मिले, अगर आप सर्वे कर सकते हैं, दिल्ली या दिल्ली के बाहर हमारी किसी भी शाखा में जाइए, किसी भी क्लासरूम में जाइए, किसी भी बिल्डिंग में कम से कम 2 एग्जिट ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। हम ऐसी बिल्डिंग रेंट पे लेते ही नहीं जिसमें फायर एग्जिट ना हो। कई बिल्डिंग्स में आप देखेंगे लोहे का बहुत बड़ा फायर एग्जिट बना हुआ, चाहे करोल बाग में देखे, चाहे जयपुर में देखे, चाहे इलाहाबाद में देखिए। वो हमारी शर्त होती है। इंदौर में हमें 1.5 साल एक्स्ट्रा लग गया केवल इसलिए कि एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिल रही थी जहां 2 एग्जिट हो। हमने एक लैंडलॉर्ड से बात करके उसकी जमीन पे, प्लॉट पे बिल्डिंग बनवाई 2 फायर एग्जिट वाली, और वहां काम शुरू किया। 2 साल लेट काम शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि किसी भी स्थिति में किसी बच्चे या स्टाफ की जिंदगी से समझौता ना हो। हमारी नीयत ऐसी ही है। एक गलती हुई समझने में, मैं पूरे देश से, पूरे समाज से माफी मांगता हूं कि हाँ वो गलती हुई, आगे वो गलती नहीं होगी।